ठीक है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से पहले हमने पढ़ा था रेडियस के बारे में, कि रेडियस जो है, अगर किसी भी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करे, जैसे अगर शेल नंबर 1 में है तो उसका रेडियस कितना होगा शेल का, उस शेल का जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है। और हमने देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे थे, उस हिसाब से रेडियस भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही था ना। जी और जो सबसे करीब शेल होता है, उसका अभी हम देखेंगे एनर्जी से क्या रिलेशन है, कि वो स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रॉन या नहीं होगा, ये हम अब एनर्जी के मुताबिक देखेंगे उसको। दो सो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। वो कह रहे हैं जो टोटल एनर्जी है, आपको वैसे भी पता है कि एनर्जी जो है वो दो एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सम पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन। ठीक है। जी अब हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, उसका तो हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, जो अभी हम वो देख लेते हैं। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी के असल में डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है हमारे पास। ठीक है। या अब हमने जो जी है ना, इधर ग्रेविटेशनल सॉरी, हमने इधर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है। अब जी हमने जो पीछे फॉर्मूला निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो यही निकाला था ना, जी ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जब मैंने आपको कल जी दी थी। ठीक है। अब जब हम ये देखते हैं ना कि फोर्स जो है, आपको पता है कि वर्क जो होता है वो एफ इंटू डी। ठीक है। जी इसका फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स तो हमने निकाल ली थी कल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी वो दो चार्जेस के दरमियान, वो थी जी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है। अब डी जो है ना, डी, हम इसको यहाँ पे ना डी आर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है हमारे पास। बहुत ये ना एटम, आपको पता है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक जो ये जब मैंने पॉइंट लगाया है ना, ये अगर एक पॉइंट में लगाती हूँ यहाँ पे, तो इस पॉइंट के अंदर ही पता नहीं 1 मिलियन या 2 मिलियन एटम्स होते हैं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चैप्टर 1 में दी हुई है। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि ओके अब हम एटम के अंदर पढ़ रहे हैं ना, एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती, तो डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे हमने ना डेल्टा का साइन यहाँ पे लगाया है आर के साथ। आर जो है वो जी निकालना है। अब ये हम इसी तरह भी लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने ना इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन हमने क्यों अप्लाई करनी है, ये भी हम ना साथ ही बुक से पढ़ भी लेते हैं, कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है। डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आर है फ्रॉम न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। ठीक है। सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस है आर। वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। ठीक है। और हमारे पास एक जी इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पर है। ठीक है। उसको यहाँ से यहाँ पर लाना है हमने, इस आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को, तो जो जो एनर्जी इसको यहाँ पर लाने में लगेगी ना, उसको हमने कह दिया है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये इन्फिनिटी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसको हमने इस इन्फिनिटी पॉइंट से उठाकर आर डिस्टेंस पे लेके आना है। ठीक है। तो उसमें कितनी पोटेंशियल ओके एनर्जी लग रही है वो हम कैलकुलेट करें। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर। ठीक है। वो डिस्टेंस आर पर है फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसका डिस्टेंस है आर। वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी कि इस इन्फिनिटी से हम जब इस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। कितना वर्क जी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने में। दिस कैन बी obtained बाय इंटीग्रेटिंग द अबव एक्सप्रेशन। वो कह रहे हैं कि ये हम निकाल सकते हैं इसको, इसकी इंटीग्रेशन करके। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कि हमारे पास जो है, आपको पता है जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो कांस्टेंट टर्म्स की नहीं होती। ठीक है। ये वैसी मैथ में ये होता है, हम आपने बस इतना याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म्स की इंटीग्रेशन नहीं होती। देखो, ओके इन्फिनिटी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इन्फिनिटी से हमने वो इलेक्ट्रॉन लेकर आना है। ठीक है।
और आर डिस्टेंस पर लाना है। यही मैंने आपको बताया ना पीछे, जब वो यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है, वहां से हमने आर पॉइंट पर लेकर आना है। तो अब जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर और डी आर। स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर ही आ जाएगा। जी अब इंटीग्रेशन के लिए जो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है ना, ये तो मैंने आपको बताया था कि z की वैल्यू भी हमें पता होता है, ई जो चार्ज है वो भी पता है हमें, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है वो भी हमें पता है, रेडियस भी हमने अब ऊपर निकाल लिया है। पहली डेरिवेशन हमने रेडियस की है ना, कि जी सबसे पहले जो हमने किया। ठीक है, तो पीछे बस रह जाता है ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से पॉइंट आर पर लाने के लिए, तो ये तो चेंज होगी ना इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो हम जो कांस्टेंट ओके टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, साइलेंट नोट। और हम जो यहाँ पे आर ये वाला है, ये भी शेल के मुताबिक चेंज होगा। ठीक है, मतलब जी कि जी कौन सा शेल है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू चेंज होगी ना। जी शेल वन में इसकी कोई और वैल्यू होगी, शेल टू में इसकी कोई और वैल्यू होगी। मेरे को जी यहाँ पर हम जो है ये इसी तरह ये लगा देंगे इंटीग्रेशन, और ये जो डी आर ओवर आर स्क्वायर है ये हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि ये टर्म्स चेंज हो रही हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, अब ओके आपकी बुक में ना डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है -1/r। मैं आपको बताती हूँ कि -1/r इसकी इंटीग्रेशन कैसे हुई, ये पॉइंट ये मेजर करने लगी हूँ। ठीक है, sorry, हमारे पास r इंटू इंफिनिटी, और ये जो होता है ना इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये r जो नीचे होता है, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर लिखते हैं -2 + 1। ठीक है, आर स्क्वेयर था ना ये, जी ऊपर जब जाएगा तो -2 हो जाएगा ना ये, मतलब साइन चेंज हो जाएगा इसका। ओके ठीक है, और +1 हम जी साथ लिख देते हैं, और ये जो हमने इसकी पावर बनाई है ना यही हम नीचे लिख देंगे, -2 + 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या ओके आंसर आएगा, इन्फिनिटी और आर वैसे ही। और ये क्या बन जाएगा, -2 + 1 क्या होता है, माइनस होता है ना, -2 प्लस +1। जी -1 ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, उस उधर -1 इधर भी -1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, आपने ये डेरिवेशन स्कूल में की है, ओ कॉलेज में जी आप करवाइए। तो जी सर ने करवाई है। अच्छा, इसके बाद अब हमने जो है ना, ये देखो, ये -1 जो है इसको हम माइनस एज अ होल यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओके ऊपर तो नीचे 1 ही ना रहेगा, मतलब हमने ये रख, अब हमारे पास ये -1, ये वाला तो ऐसे ही है एज इट इज, नीचे रह गया 1। ये समझ आइए आपको, मैंने इसका माइनस जो है वो इधर कर दिया बस। अच्छा, मतलब ये जो नीचे -1 था उसका हमने साइड पे कर दिया है माइनस, और हम्म, वो उसको वैसे बना दी। अब ये देखो, ये ऊपर जी आर जो -1 है ना, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, जी प्लस में हो जाएगा। ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/r। जी हाँ समझ आइए अब, आर जी यही हमारे पास उन्होंने दिया हुआ बुक में भी। ये हम देख लेते हैं यहाँ से कि उन्होंने ये देखा है हमें, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद इसके बाद ये स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको करके दिखाया, ये वाले। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने -1/r लिख के और यहाँ पर जो है इन्फिनिटी और r लिख दिया है। तो समझ आया ना आपको, इन्फिनिटी हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हम इन्फिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं r डिस्टेंस पर। ठीक है, जी आगे यही आ गया -1/r। उसी तरह यानी कि मैं इसके आगे लिख देती हूँ, क्या बन गया ये, Z²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r, ऐसे ही है ना, मतलब माइनस अब ऐसा होल आ जी गया, -1/r और ऊपर r और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई इस लिख लेते हैं बस, ये हटा के, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन तो कर ली है ना अब, जी -1/r। ठीक है, अब -1/r का क्या मतलब है कि हम अब इस माइनस को जो है इसके शुरू में ला सकते हैं ना इक्वेशन के, ऐसे लिख सकते हैं ना। -1 का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो आप, ये ब्रैकेट जो है ये इसके साथ जी मल्टीप्लाई हो रही है ना।
ये दोनों टर्म्स। जी जी तो माइनस हमने शुरू में ले आए हैं जेड ई स्क्वेयर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो आंसर तो वन ही आएगा, मतलब जेड जी। ई स्क्वेयर हमारे पास रह जाएगा ना। यानी कि जैसे ओके। 3 × -1 तो क्या आंसर आता है, -3 आता है ना। जी जी, वैसे ही मतलब -1 के साथ किया तो -जी टी हम्म। स्केयर ही आएगा। और नीचे वाली वो जो है ये आर इधर आ जाएगा, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन आया ये हमारे पास, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आई है। ठीक है। ये जी। क्या है हमारे पास, पोटेंशियल। वर्क वर्क डन विच इज ई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम किसी पोजीशन से ला रहे हैं ना, इन्फिनिटी जो है वो कोई पॉइंट है जहां से हम इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है। ओके। और ये हमारे पास आ गया है -ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी हम रीजन भी देखते हैं कि माइनस में क्यों आएंगे। द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ये आपको पता है कि जब भी किसी चीज के साथ माइनस साइन आता है तो उसका मतलब है कि वो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब माइनस में ओके। आ रही है, जीरो से भी कम पे आ गई है वैल्यू। अब क्यों माइनस हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, व्हेन इट इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर। वो कह रहे हैं जब हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं ना आर डिस्टेंस पे। ठीक है। एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जो है वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। आपको पता है इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर, इन्फिनिटी पॉइंट जो है ना वो ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करे। ठीक है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नो फोर्स, नो अट्रैक्शन एट इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक है। तो इस पर एफ की वैल्यू फिर जीरो होगी ना, जो इन्फिनिटी पॉइंट होगा। जी ठीक है। इस पर एफ की वैल्यू जीरो होगी। एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, वो कह रहे हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। जब इस पॉइंट पर जो है, जी। यानी कि ये जो फोर्स ये मैंने इसको लिखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। फिर जब हम इसको लेकर आ रहे हैं आर पॉइंट पर, whereas at a point nearer to the nucleus it will be attracted by the nucleus and the potential energy become less than zero। अब देखो आप, अब जब हम इसको यहाँ पर ले आएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा ना। ठीक है। जी और जब ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास जीरो से, मतलब हम्म, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन का अब रोल नहीं ना है, अब तो शेल्स इन्वॉल्व हो गए हैं। पोटेंशियल एनर्जी जी। डिक्रीज हो रही है ना। आप देखो जब हम ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है। ओके। चलो आप मुझे वो बताना बाद में। अभी बस आप ये देखो कि जब हमने इस पॉइंट पर ले आए हैं यहाँ से, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में ओके। पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और आपको पता है जब जीरो से कोई कम वैल्यू हो तो फिर वो किस तरह शो होती है, नेगेटिव के साइन की तरह शो होती है ना। यानी कि जी इधर इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया ये जीरो है। ठीक है, ऐसे ही है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पॉइंट पर कोई भी जी। फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब वो आर पॉइंट पर आ गया है तब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है। और जब जीरो से डिक्रीज हो रही कोई चीज तो उसका क्या मतलब है, साइन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। माइनस। इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। समझ आइए। जी द क्वांटिटी लेस देन जीरो इज नेगेटिव, ये उन्होंने बताया। फॉर दिस रीजन द पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय द इक्वेशन इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव क्यों होती है। अच्छा, अब ये बात आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी सम और, ऑफ काइनेटिक हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या लिख देंगे कि ई टोटल इज इज इक्वल इक्वल टू 1/2 mv² प्लस, प्लस होगा ना वैसे तो, लेकिन अब इधर -ZE² क्या वैल्यू आई है हमारी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर। ठीक है। अब ये माइनस है तो इसलिए ये क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। जी